नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड सेशन। हमारे आज के सेशन में हम पूरे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू लेने वाले हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा कि पूरे इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करती है और उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट के दो मेजर क्लासिफिकेशन दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट कैसे काम करते हैं और आप उससे कैसे पैसे कमा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत बड़ी है और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को मेनली तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 मनी मार्केट, नंबर 2 कैपिटल मार्केट एंड नंबर 3 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। यहाँ आरबीआई मेन रेगुलेटर के जैसे काम करता है और यहाँ पर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ती है तब आरबीआई खुद ट्रेजरी बिल्स इशू करता है। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। ये ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी 91 डेज या 182 डेज या 364 डेज भी हो सकती है, बट इज ऑलवेज लेस देन 1 ईयर, क्योंकि मनी मार्केट में ट्रेड होने वाली सारी सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है। लाइक एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मनी मार्केट के अंदर रिस्क बहुत कम होता है और लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, यानी यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो करोड़ों रुपए का होता है और इसीलिए हमारे तुम्हारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है, यानी इसमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे कभी नहीं डूबते हैं, लेकिन यहाँ मिलने वाला रिटर्न्स बहुत ही लिमिटेड होता है, समवेयर अराउंड 5 to 6% पर एनम, और इसीलिए हमारे जैसे लोग इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट मार्केट दैट इज कैपिटल मार्केट। यही वो मार्केट है जिसे हम सबसे प्यार है। इसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, जहां हम शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर जैसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं इशूड बाय कंपनीज। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर कैपिटल मार्केट में इशू करता है और हमारे तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। वी बाय द शेयर्स, वी सेल द शेयर्स, वी बाय द डिबेंचर, वी सेल द डिबेंचर एंड सो ऑन। थर्ड इंपॉर्टेंट मार्केट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अब जब भी गवर्नमेंट को कोई बड़ा प्रोजेक्ट रन करना है, लेट्स से गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनाना है या गवर्नमेंट को एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट खत्म होने में करीब 5-6 साल तो लग ही जाएंगे, तो गवर्नमेंट मनी मार्केट से फंड रेज नहीं कर सकता और इसीलिए गवर्नमेंट अपने खुद के बॉन्ड्स इशू करता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने बॉन्ड इशू कर सकती है टू रेज दी फंड्स फ्रॉम दी पब्लिक, जहाँ गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे लेकर उन्हें एक बॉन्ड देती है विच इज नथिंग बट एविडेंस ऑफ दैट डेट। ये पैसों पर इन्वेस्टर्स को करीब 10 to 12% तक का इंटरेस्ट भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ा होता है, जनरली 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या करोड़ों में, और इसीलिए ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर हमारे तुम्हारे जैसे जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम होती है उसे रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, ना तो मनी मार्केट ना तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, वी पार्टिसिपेट इनटू कैपिटल मार्केट। तो आइए कैपिटल मार्केट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैपिटल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के दो मेन तरीके हैं। नंबर 1 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है जहां हम यानी कि इन्वेस्टर खुद डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाता है थ्रू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां कंपनियां फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करती है, यानी यहाँ पर कंपनी अपने नए शेयर्स इशू कर रही है और जब हम ये शेयर्स खरीदेंगे तो इसके पैसे कंपनी के पास जाएंगे, जिसको कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपांशन में यूज कर सकती है। जबकि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां कंपनी के एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ट्रेड होती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं मिस्टर XYZ ने एक कंपनी शुरू की है, उसे इस कंपनी की ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो कंपनी के नए शेयर्स मार्केट में इशू करेगा और फंड रेज कर लेगा। लेकिन जबकि एक एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कि रिलायंस जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसने ऑलरेडी पब्लिक से पैसे ले लिए हैं, उस कंपनी के शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में ट्रेड होती है। रोज रोज रिलायंस कंपनी कोई नए शेयर्स इशू नहीं करती है, कंपनी ने इशू किए हुए शेयर्स में ही रोज इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते रहते हैं।
तो दोस्तों प्राइमरी मार्केट यानी ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है, जिसे हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। वेयरएज सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में ट्रेड होता है ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अगर आप लोग खुद शेयर्स में पैसे नहीं लगाना चाहते हो क्योंकि मे बी आपको ये नहीं आता है या फिर आप डरते हो, इन दैट केस आप म्यूचुअल फंड की हेल्प ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपके दिए हुए पैसों को कलेक्ट करता है, एक पूल ऑफ मनी क्रिएट करता है और फिर उन पैसों को खुद ही अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो वहां भी आपके पैसे स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हो सीख कर, या फिर इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड। आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट मोड की बात करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा हाउ टू अर्न फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से पैसे कमाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं आपको वो 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहला तरीका है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इंडिया के कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स नई कंपनी के आईपीओज में पैसे लगाते हैं और 10 से 12 दिन में ही अपने पैसे डबल कर लेते हैं। नाउ आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ बिल्कुल सच है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं ये 5-6 दोस्त लोग ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है और ये बिजनेस के लिए इन्होंने एक छोटी मोटी कंपनी बना ली है। ये बिजनेस बहुत अच्छे चल रहा था और अब उन्हें इस बिजनेस को ग्रो और एक्सपांड करना है। नाउ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन दे डिसाइडेड दैट कि वो नई ब्रांचेस भी ओपन करेंगे, लेकिन इस सब के लिए उन्हें क्या चाहिए? फाइनेंस, क्योंकि बिना पैसों के ये पॉसिबल नहीं है। अगर उनको नए स्टोर ओपन करने हैं, नई ब्रांचेस डालनी है या बिजनेस का एक्सपांशन करना है तो उसके लिए उन्हें चाहिए फाइनेंस। अब इन लोग के पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि जितने भी पैसे थे वो ऑलरेडी कंपनी में डाल चुके थे। अब ये सारे लोग सोच रहे थे कि हमें जो फाइनेंस चाहिए वो कहां से आएगा, यानी बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए पैसे कहां से आएंगे। ये लोगों ने बैंक के पास एप्लीकेशन दिया था, लेकिन बैंक ने इनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि आप एक छोटा मोटा कंपनी है जो अभी अभी शुरू हुआ है, हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसी स्टार्टअप कंपनीज को बिजनेस के लिए बैंक से लोन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तब ये कंपनियां क्या करती है? ये कंपनियां हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के पास आती है, क्योंकि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के पास थोड़े थोड़े पैसे तो होते ही है। अब तक ये पूरी कंपनी इन्हीं लोगों की थी जिन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोटर यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी शुरू की है। तो अब तक ये कंपनी की पूरी ओनरशिप यही प्रमोटर्स के हाथ में थी। लेकिन अब क्योंकि इन्हें हमसे यानी कि जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लोग इस कंपनी के कुछ शेयर्स मार्केट में इशू कर देंगे। अब जब ये लोग ये शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे, यानी कि हमें ये शेयर्स देंगे, तभी तो हम उन्हें पैसे देंगे और इसके बदले में हमें कंपनी की क्या मिलेगी? हमें कंपनी की ओनरशिप मिल जाएगी। अब तक ये पूरी कंपनी सिर्फ प्रमोटर्स की थी, लेकिन अब ये कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक ओन करता है। पब्लिक यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोग जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हैं इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। देखा जाए तो ये शेयर्स को हम ओनरशिप कहते हैं। ये शेयर्स खरीदने से हम शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब ये शेयर्स जो है वो कुछ ही दिनों में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे, NSE और BSE पर, और आप जब चाहो तब इन शेयर्स को बेच सकते हो। जब इस कंपनी ने इस शेयर को इशू किया था टू द जनरल पब्लिक, तब उसने सिर्फ 200 रुपए लिए थे, लेकिन जब ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया तब वो 300 रुपए पे ट्रेड होने लगा। यानी अब अगर आप एज अ शेयर होल्डर इन शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहोगे तो आपको 300 रुपए मिल सकते हैं, और यही है प्रॉफिट कमाने का सही फॉर्मूला। आप IPO में अच्छी कंपनी के शेयर्स कम भाव में खरीद लेते हो और जैसे ही वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं इन 10 to 15 डेज आप उसे बेचकर पैसे कमा लेते हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां पिछले कुछ सालों में लोगों ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स अर्न किए हैं। आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1, ये है डीमार्ट कंपनी। डीमार्ट कंपनी ने मार्च 2017 में अपना IPO लाया था। कंपनी को ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए कुछ फंड्स की जरूरत थी, क्योंकि कंपनी को अपने और भी नए स्टोर्स ओपन करने थे। मार्च 2017 में कंपनी ने जब ये IPO लॉन्च किया तो कंपनी ने IPO की कुछ डेट डिसाइड की थी। दोस्तों ये IPO पूरा साल ओपन नहीं होता है,
ये आईपीओ सिर्फ 3 से 10 दिनों तक ही ओपन हो सकता है, जिसमें इन्वेस्टर को अपने पैसे लगाने होते हैं। यहाँ पर डीमार्ट ने अपना आईपीओ 8 मार्च 2017 से लेकर 10 मार्च 2017 तक ओपन रखा था। यानी जिस भी इन्वेस्टर को इस कंपनी में पैसे लगाने हैं वो यही 3 दिन में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दैट इज प्राइस बैंड। अब कंपनी आपको जो शेयर इशू कर रही है उसकी प्राइस पहले से बता देती है। ये एक फिक्स प्राइस भी हो सकता है या फिर एक प्राइस बैंड भी हो सकती है। इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू कंपनी एक फिक्स प्राइस देती है, लेट्स से 400 रुपए। अब जो इन्वेस्टर को 400 रुपए में शेयर चाहिए वो यहाँ पे ले लेंगे और जिसको नहीं चाहिए वो निकल लेंगे। बट दूसरी तरफ कंपनी जब बुक बिल्डिंग मेथड से आईपीओ लेके आती है तब कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, जैसा कि डीमार्ट ने दिया था। डीमार्ट ने अपने आईपीओ में अपने शेयर्स के लिए जो प्राइस बैंड अनाउंस की थी वो थी 295 से लेकर 299 रुपीस पर शेयर। ये प्राइस बैंड के अंदर जो लोअर प्राइस है इसे हम फ्लोर प्राइस कहते हैं और ये जो अपर प्राइस है इसे हम कैप प्राइस कहते हैं। जो भी इन्वेस्टर अब इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहता है उसे बिडिंग करनी होगी, यानी कि बोली लगानी पड़ेगी। जो बिडिंग आप 295 से 299 के बीच में कोई भी प्राइस पर कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको हायर प्राइस पे बिडिंग करके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि अगर आप 295 पे बिड करो तो शायद आपको शेयर्स ना मिले, क्योंकि कंपनी वही लोगों को शेयर्स पहले इशू करेगी जो लोग ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप 300 या 350 रुपए पे बिडिंग करोगे, क्योंकि ये बिडिंग सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस बैंड के बीच में ही हो सकती है, इंक्लूडिंग दी लिमिट्स। यानी कि आप 295 पे भी बिड कर सकते हो, 296, 297, 298 एंड 299। इसके ऊपर जो लोग बिड सबमिट करेंगे उसकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी, कंसिडर्ड एज इनवैलिड बिड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, मैं एक शेयर खरीदना चाहता हूं। वेल, यहां पर आईपीओ के दौरान आप 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते हो। आईपीओ में आपको जो शेयर्स खरीदने पड़ते हैं वो लॉट्स में खरीदने होते हैं और यहां पर डीमार्ट ने भी अपने आईपीओ के दौरान लॉट साइज डिटरमाइन की थी, दैट इज 50 शेयर्स पर लॉट। यानी एक लॉट में 50 शेयर्स। आप 50 से कम शेयर्स खरीद नहीं सकते हो। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो कम से कम 50 शेयर तो खरीदने ही पड़ेंगे। यानी देखा जाए तो 299 रुपीस के हिसाब से 50 शेयर्स 14,950 रुपीस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? वेल, पहले के टाइम में ये पूरी आईपीओ की प्रोसेस फिजिकल होती थी, जहां हमें फिजिकली ये फॉर्म भर के देना पड़ता था, कंपनी उसको वेरीफाई करता था और फिर पूरी अलॉटमेंट की प्रोसेस होती थी। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही लेंदी होती थी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती थी और एक्सपेंसिव भी होती थी। इसीलिए सेबी ने ये रूल बनाया था कि जो भी कंपनी अपना आईपीओ फ्लोट करेगी उसे आईपीओ में कम से कम उतने शेयर्स बताने पड़ेंगे जिससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12 से 15,000 के बीच में ही हो। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी कंपनी के शेयर्स की लॉट साइज 1 या 2 शेयर्स होगी, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12 से 15,000 के बीच में होना कंपलसरी है एज पर सेबी रूल्स। अब मान लेते हैं ये एक इन्वेस्टर है जिसे इस कंपनी के आईपीओ में इंटरेस्ट है। उसने कंपनी की पूरी डिटेल रीड की, उसने कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखा था। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के आईपीओ की पूरी डिटेल लिखी होती है। इसके अलावा उसमें कंपनी की बिजनेस इंफॉर्मेशन भी होती है, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस भी होता है और कंपनी इस पैसों से क्या करने वाला है ये सब कुछ भी लिखा होता है। इस आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस भी होती है, यानी पिछले कुछ सालों से कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, कंपनी के एसेट्स, कंपनी के लायबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, सब कुछ। ये सारी चीज़ों को देखकर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो, क्या सच में आप इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हो या नहीं। इस इन्वेस्टर ने इस आईपीओ के प्रोस्पेक्टस को पढ़ा और इसे लगा कि यार ये डीमार्ट कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में ये बिजनेस ग्रो भी हो सकता है। ये सोचकर इस इन्वेस्टर ने कंपनी के आईपीओ में पैसे लगा दिए, यानी कि एप्लीकेशन दे दिया और लकीली कंपनी ने उसे शेयर्स अलॉट भी कर दिए। क्योंकि होता ये है, आपके जैसे बहुत सारे लोग इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लेकिन कंपनी को तो लिमिटेड शेयर ही इशू करने हैं ना। तो अगर मान लो कंपनी को 100 शेयर्स इशू करने हैं, एप्लीकेशन 500 शेयर्स का आया है, तो उसमें से 400 शेयर्स रिजेक्ट हो जाएंगे।
यानी इन 400 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को अपने पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, उन्हें शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ कोई लकी इन्वेस्टर्स को ही ये 100 शेयर्स इशू किए जाएंगे। अब मान लेते हैं कि यही वो लकी इंसान है जिसको डीमार्ट ने शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है सर, अब ये शेयर्स तो अलॉट हो गए, व्हाट नेक्स्ट? ये शेयर्स अलॉट होने के बाद ये शेयर्स को 12 से 15 दिन में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दिया जाता है। ऑन 21 मार्च 2017 डीमार्ट के शेयर्स NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लिस्टिंग प्राइस 600 रुपए था। यानी डीमार्ट ने जो 299 रुपीज में शेयर इशू किया था वो सिर्फ 12 दिनों के बाद 600 रुपए पर ट्रेड होने लगा था। कैन यू इमेजिन? 10 दिन में पैसा डबल। यहां जो इन्वेस्टर ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे उसे 15,000 का तो प्रॉफिट हो गया, यानी आपके पैसे डबल। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स IPO को लेकर पागल होते हैं। दे हैव अ डिफरेंट क्रेज फॉर IPO। दे इन्वेस्ट इन वेरियस IPOs एंड दे अर्न आउट ऑफ इट। पूरे साल में करीब 80 से 100 IPO आ जाते हैं। ये 80 से 100 IPO में आप अप्लाई करते रहो। अगर इसमें से 4-5 IPO भी आपको लग गए ना दोस्त, आपके पैसे साल भर में 3-4 गुना हो जाएंगे। और ऐसे ही सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लिस्टिंग के दिन ही आप इन शेयर्स को बेच दो। भले ये शेयर 600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, बट अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आने वाले समय में कंपनी का सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो सकती है, तो ये शेयर के प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं। और इसीलिए कुछ लोग लिस्टिंग पर ये शेयर्स को नहीं बेचते हैं। दे ट्राई टू होल्ड दिस शेयर्स। ये लोग ये शेयर्स को बेचते नहीं है बल्कि अपने पास ही रखते हैं। मान लेते हैं इस इन्वेस्टर ने ऐसा ही किया। इस इन्वेस्टर को पैसों की जरूरत नहीं थी, इसे लगा कि ये डीमार्ट का शेयर और भी ऊपर जा सकता है और इसीलिए उसने ये शेयर्स को नहीं बेचा। इसने ये शेयर्स को एज इट इज रखा। गेस व्हाट? उसके बाद क्या हुआ होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद डीमार्ट के शेयर प्राइस और भी तेजी से बढ़ने लगे और अभी कुछ समय पहले ये शेयर प्राइस करीब 4,500 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। यानी जो शेयर्स सिर्फ 300 रुपए में इशू किया गया था वो आज 4,500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 15 टाइम्स हायर द इशू प्राइस। जो लोगों ने इस IPO में सिर्फ 15,000 रुपए लगाए थे, आज उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर बहुत ही अच्छा तरीका है नई कंपनीज में पैसे लगाकर उससे हाई रिटर्न अर्न करने का। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 2। सिरमा SGS नाम की कंपनी ने रिसेंटली अगस्त 2022 में अपना IPO लॉन्च किया था, जहां ये IPO की डेट 12 अगस्त से 18 अगस्त रखी गई थी। यानी जिस भी इन्वेस्टर को पैसे लगाने हैं वो लोग यही डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कंपनी ने अपनी प्राइस बैंड 209 से 220 रुपीज पर शेयर रखी थी। जैसा कि आपको पता है यहाँ 209 फ्लोर प्राइस है विच इज द लोअर लिमिट एंड 220 इज द कैप प्राइस दैट इज द हायर लिमिट। जो भी इन्वेस्टर को यहाँ पे बिड करना है वो बिडिंग यही दोनों प्राइस के बीच में होनी चाहिए। यहाँ एक बार में 68 शेयर्स को लेना जरूरी था, यानी कि लॉट साइज वाज 68 शेयर्स। इससे कम शेयर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12 से 15,000 के बीच में ही बनानी थी। और ऐसा ही इन्होंने किया। 220 रुपीज के 68 शेयर्स आपको मिनिमम खरीदने पड़ेंगे, यानी ऑलमोस्ट मिनिमम आपको 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इस IPO में करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं यही वो लकी इंसान है, इसको ये कंपनी भी बहुत अच्छी लगी, इसने इस कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस पढ़ा, इसने इसकी बिजनेस डिटेल समझी, तो इसे लगा वाह ये कंपनी बहुत अच्छी है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस, ये कंपनी का सेल्स, ये कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस सब कुछ एनालाइज करने के बाद इसने सोचा कि मुझे इस कंपनी में भी पैसे लगाने हैं और इसने IPO में अप्लाई कर दिया। करीब 8-10 दिनों के बाद कंपनी ने अपनी अलॉटमेंट स्टेटस निकाली जिसके अंदर कंपनी ने इसे शेयर्स भी अलॉट कर दिए। ही इज दैट लकी पर्सन जिसको हर बार शेयर्स की अलॉटमेंट हो जाती है। अब 8 से 10 दिनों बाद कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देती है, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ऑन 26 अगस्त 2022 कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए NSE और BSE पर। एंड गेस व्हाट, लिस्टिंग प्राइस वाज 314 रुपीज पर शेयर। जो शेयर आपको सिर्फ 220 रुपए में इशू किया गया था वो सीधे 314 रुपए पर लिस्ट हुआ। यानी इस पूरे ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टर ने करीब 6,500 रुपए कमा लिए।
बाय इन्वेस्टिंग ओनली 15,000 रुपीज। देखा जाए तो ये 40-45% का रिटर्न है जस्ट 10 से 12 दिनों में, और ये कुछ कम नहीं है। जहां आप बैंक में एफडी करते हो पूरे साल भर में आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, यहां एक आईपीओ सिर्फ 10 से 15 दिनों में आपको 30, 40 या 50% का रिटर्न देके जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, पूरे साल में ऐसे 70 से 80 आईपीओ आते हैं। आप उतने आईपीओ में अप्लाई करोगे ना, 2-4 आईपीओ तो अलॉट हो ही जाएंगे। एक आईपीओ से आपको एवरेज 40 to 50% रिटर्न भी मिले ना, तो भी पूरे साल का आप 200% रिटर्न अर्न कर लोगे, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो जाएगी। इन्वेस्ट किए हुए 15,000 रुपए शायद 45 या 50,000 रुपए बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते रहना चाहिए। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि सर आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं? वेल, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 बैंक अकाउंट, नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट एंड नंबर 3 डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसके साथ यूपीआई भी है। ये यूपीआई फोन पे, भारत पे, गूगल पे, कोई भी टाइप का हो सकता है, जहां पर आप अपने आईपीओ के दौरान इन्वेस्ट करने के फंड्स को ब्लॉक कर सको। अब आप सोचोगे सर ये फंड ब्लॉक करना क्या होता है? वेल, जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको कंपनी को पैसे भेजने नहीं पड़ते हैं, वो पैसे आप ही के बैंक अकाउंट में रहते हैं। बट आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए वो पैसों को आपके अकाउंट में ब्लॉक किया जाता है थ्रू यूपीआई। यानी लेट्स से मुझे किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है, मैंने एप्लीकेशन भर दिया विच इज़ ऑनलाइन, उसमें मैंने मेरी डिटेल डाल दी, मुझे कितने शेयर्स चाहिए वो लिख दिए और मैंने बिड सबमिट कर दी। अब जैसे ही मैं बिड सबमिट करूंगा, कंपनी मुझे बोलेगी भाई पैसा किधर है? मैं बोला सर पैसा मेरे बैंक में पड़ा है ना, जब आप शेयर्स दे दोगे तब मैं पैसे भी दे दूंगा। तो कंपनी बोलती है क्या गारंटी है कि तुम पैसे दे दोगे? मान लेते हैं हमने तुम्हें शेयर्स दे दिया और फिर आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं रहे, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। वी वॉन्ट सेफ्टी। और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब भी मैं यहाँ से आईपीओ में अप्लाई करता हूँ, वो तुरंत मेरे यूपीआई आईडी पर एक मैंडेट भेजते हैं। दैट मैंडेट इज नथिंग बट अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू माई बैंक कि सर इतने पैसे आप ब्लॉक कर लीजिए उसके बिहाफ पे। जब वो कंपनी मुझे शेयर्स अलॉट करेगी ना, तभी आप ये पैसे उसे देना, और अगर उसने शेयर्स अलॉट नहीं किए तो सर ये पैसे आप रिलीज कर देना, मेरे अकाउंट में रिलीज हो जाएंगे, मैं बाद में उसको यूज कर पाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि पहले के टाइम पे इन्वेस्टर्स अपने पैसे कंपनी को देते थे, चेक दिया जाता था, और बहुत बार ये देखा गया था कि चेक बाउंस हो जाता था, और कंपनी की ये पूरी प्रोसेस जो है वो और भी टाइम कंज्यूमिंग और भी ज़्यादा लेंदी हो जाती थी। इसीलिए सेबी ने इस ट्रांजैक्शन टाइमिंग को कम करने के लिए ये प्रोसेस निकाली है, जहां आपके यूपीआई में एक मैंडेट आती है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है और आपके अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। इस ब्लॉक होने का मतलब है आप पैसों को यूज नहीं कर पाओगे जब तक ये आईपीओ कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब आते हैं दूसरे अकाउंट पर, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। जब आपको आईपीओ की बिड करनी है तो आपको बिडिंग करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का होना जरूरी है। जैसे आपको शेयर्स की बाइंग और सेलिंग में ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, वैसे ही आपको आईपीओ की बिडिंग के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। अब जिस भी ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आप उसके मोबाइल ऐप में लॉगिन कीजिए, जो यूजर आईडी और क्लाइंट कोड आपको मिला है उसके साथ। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां आपको आईपीओ में अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको जो आईपीओ में अप्लाई करना है, उस कंपनी का नाम, उस कंपनी के कितने शेयर्स चाहिए, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। वहां आपको आपका यूपीआई आईडी भी डालना पड़ेगा और फिर आपको वहां पर बिड प्लेस करनी है। जैसे आप बिड सबमिट करोगे, आपको यूपीआई मैंडेट आ जाएगा और आप यूपीआई एक्सेप्ट कर लोगे। जब आप मैंडेट एक्सेप्ट करोगे, फंड ब्लॉक हो जाएंगे। अगले 8 से 10 दिन में कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देगी, और जब भी कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी, वो शेयर्स सीधे सीधे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और इसीलिए आपको ये डीमैट अकाउंट भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना है तो आपको ये तीनों अकाउंट का होना जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आज ही एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां आप आईपीओ, एफपीओ, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर जैसी सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट फ्री। यहां आपको कंपनी की तरफ से मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी दिया जाता है।
आप मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आईपीओ में बिड कर सकते हो और उसके ऑर्डर स्टेटस को टाइम टू टाइम ट्रैक भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो वेबसाइट पर जाकर भी ये आईपीओ की बिडिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट से पैसे कमाने की दूसरी मेथड के बारे में, दैट इज एफपीओ, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर। अब एफपीओ में क्या होता है, सेम यहां पर भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर एक कंपनी शुरू की है। उस कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए उन्होंने पहले एक बार ऑलरेडी पैसे रेज कर लिए हैं, यानी ये एक ऐसी कंपनी होगी जहां पर आईपीओ ऑलरेडी हो चुका है। देखो दोस्तों, जब कंपनी पहली बार फंड रेज करती है ना, तब हम उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार पूरी जनरल पब्लिक से पैसे मांग रही है, आईपीओ। लेकिन वही अगर कंपनी ये दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी बार करती है तो उसे हम एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। मतलब ये वाली जो कंपनी है उसने ऑलरेडी एक बार पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए हैं और पब्लिक से पैसे ले भी लिए थे, जिस वजह से कंपनी में प्रमोटर का जो स्टेक था वो ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि कुछ शेयर्स पब्लिक के पास चले गए हैं, यानी ये पूरी कंपनी अब प्रमोटर्स की नहीं है। उसमें कुछ हिस्सा, कुछ ओनरशिप शेयर होल्डर्स की हो चुकी है, जनरल पब्लिक की हो चुकी है। अब क्या, अब ये दूसरी बार भी कंपनी को और पैसे चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कंपनी को और भी ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और कंपनी और ज्यादा पैसे चाहती है, तो तब कंपनी एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आएगी, जहां कंपनी एक और बार जनरल पब्लिक को शेयर इशू करके उनसे फंड रेज करना चाहती है। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी आ चुका था, ये कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी नए शेयर्स इन्वेस्टर्स को देती है और पब्लिक से फंड रेज कर लेती है। तो कंपनी को जो पैसे चाहिए थे फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, वो तो कंपनी को मिल गए और ये पब्लिक को शेयर्स भी मिल गए। लेकिन यहां पब्लिक का फायदा कहां है, तो आइए मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। क्योंकि पहले ये पूरी कंपनी प्रमोटर्स की थी, आईपीओ के दौरान कुछ हिस्सा पब्लिक का हो गया था, क्योंकि पब्लिक ने पैसे लगाए थे और पब्लिक को शेयर्स मिल चुके थे। दे बिकेम दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड एज यू ऑल नो, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब यहां दूसरी बार कोई और पब्लिक हो सकती है जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं, या सेम लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं, जिनको फिर से कुछ शेयर्स दिए गए हैं। इस वजह से प्रमोटर्स का स्टेक और कम हो चुका है। प्रमोटर्स की ओनरशिप अब कंपनी में और भी कम हो चुकी है, क्योंकि और भी कुछ हिस्सा अब पब्लिक का हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी ने अब दूसरी बार जनरल पब्लिक से पैसे लिए हैं और उन्हें शेयर इशू किए हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। और दोस्तों, इसे कभी कभी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। लेकिन ये कंपनी के शेयर्स पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड थे। आईपीओ के दौरान कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि कंपनी के शेयर कौन से प्राइस पे लिस्ट होने वाले हैं। लेकिन एफपीओ में यू ऑलरेडी नो दिस, बिकॉज कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है। अब आप ये सोचोगे, सर अगर ये शेयर्स ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो हम कंपनी से क्यों खरीद रहे हैं, हम क्यों ना ये शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से खरीदे। बिल्कुल सही, ऐसा ही बाकी पब्लिक भी सोचती है और इन्वेस्टर्स इसीलिए एफपीओ में शायद पैसे लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कंपनियां उनको अट्रैक्ट करने के लिए कम भाव में शेयर इशू करती है। मतलब आइए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये है यस बैंक। जुलाई 2020 में यस बैंक के पास पैसों की कमी हो गई थी। जैसा कि आपको पता होगा, मिस्टर राणा कपूर ने यस बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, बहुत सारे डिपॉजिटर्स के पैसे डूब चुके थे। एक्चुअली में हुआ क्या था, यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जहां मिस्टर राणा कपूर ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे दिया एंड कुछ लोन तो विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी डिपॉजिट दी गई थी। अब जितनी लोन यस बैंक ने दी थी उसमें से मेजॉरिटी लोन रिटर्न ही नहीं आई, यानी कि कंपनी के पैसे डूब गए। एक वक्त ऐसा आ गया था जब यस बैंक के पास अपने डिपॉजिटर्स को देने के लिए भी पैसे नहीं थे, यानी जो लोग ने यस बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी की है, उनके पैसे भी डूब चुके थे। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएट बेसिस पे बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग बुलाई और उन कंपनीज को कहा कि प्लीज
आप इसे बचा लो। तब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक ने यस बैंक के अंदर कुछ शेयर्स खरीदे और यस बैंक को पैसे दिए। तब जाकर यस बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स को पैसे रिटर्न किए। चलो ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके 1-1.5 साल बाद भी कंपनी के लॉसेस जो थे उस वजह से कंपनी के पास कैपिटल कम हो गया था। कैपिटल यानी वो पैसा जो कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है। ड्यू टू लो कैपिटल कंपनी का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा था और कहीं ना कहीं कंपनी को यह डर भी था कि शायद कंपनी बंद ना हो जाए। यही चीजों को सही करने के लिए जुलाई 2020 में कंपनी ने FPO अनाउंस किया, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। क्योंकि यस बैंक ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी थी। आज से करीब 10-12 साल पहले कंपनी ने ऑलरेडी अपना IPO लाया था जहां जनरल पब्लिक को अपने शेयर इशू कर दिए थे और ये शेयर्स ऑलरेडी NSE और BSE पर लिस्टेड भी थे। इसीलिए अब ये IPO नहीं होगा, ये FPO होगा। सेम वे जैसे IPO में 3 से 10 दिन का टाइम होता है, यहां पर भी 3 से 10 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसके लिए ये FPO ओपन होता है। यस बैंक का ये FPO जुलाई 15 से लेकर जुलाई 17, 2020 तक ओपन था, यानी जो भी इन्वेस्टर को पैसे लगाने हैं वो इन 3 दिनों में कंपनी में पैसे लगा सकते थे। यहां पर जो प्राइस बैंड रखी गई थी वो 12 से 13 रुपए की रखी गई थी, यानी आप 12 से 13 रुपए के बीच में कोई भी प्राइस पर बिड कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है इस लोअर प्राइस को हम फ्लोर प्राइस कहते हैं, अपर प्राइस को हम कैप प्राइस कहते हैं। यहाँ पर लॉट साइज 1000 शेयर्स की थी। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि कोई भी IPO FPO के दौरान आप एक शेयर नहीं खरीद सकते। यहाँ आपको जो शेयर्स खरीदने होते हैं वो लॉट्स में होते हैं सो दैट ये ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। अब यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 13 रुपीज के हिसाब से 1000 शेयर्स यानी कि 13,000 रुपीज हो रही थी। किसी भी इन्वेस्टर को अगर इस FPO में पैसे लगाने हैं तो उसे कम से कम 13,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उससे कम में यह पॉसिबल नहीं हो सकता था। यहाँ इस इन्वेस्टर को ये FPO बहुत पसंद आया, उसे लगा कि मुझे भी यस बैंक में पैसे लगाने चाहिए और इसीलिए इसने यस बैंक में पैसे लगाए और कंपनी ने बदले में उसे शेयर्स अलॉट कर दिए। लेकिन अब आप ये कहोगे सर ये शेयर्स तो ऑलरेडी लिस्टेड थे NSE और BSE पर, तो सर इसकी प्राइस क्या थी? मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। कंपनी ने ये जो FPO लॉन्च किया था उसकी लिस्टिंग 27 जुलाई 2020 को हुई, यानी 27 जुलाई को आप ये शेयर्स में अब ट्रेड कर सकते थे। एंड गेस व्हाट, तब जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो 14 रुपीज पर शेयर चल रहा था। यानी अगर आप उन शेयर्स को 13 रुपीज में बाय करके 14 रुपीज में तुरंत बेच देते तो भी आप 1000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, FPO में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम प्राइस पर शेयर इशू करती है। मार्केट में जो भी उसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा होता है उससे लोअर प्राइस पर, वरना हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और हम यही चीज का फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस लो प्राइस में मिल रहे शेयर्स को खरीद लेते हैं और दूसरे ही दिन स्टॉक एक्सचेंज पे बेच देते हैं। हमें तो पैसे ही कमाना था, दैट्स गुड। नाउ मूविंग अहेड, आइए अब हम बात करते हैं ऐसी थर्ड मेथड की जिससे आप अगेन प्राइमरी मार्केट से पैसे कमा सकते हो। द थर्ड ऑप्शन इज OFS, दैट इज ऑफर फॉर सेल। नाउ व्हाट हैपेंस इन ऑफर फॉर सेल? लेट्स से ये कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी। इनके पास एक बिजनेस आइडिया था, इन्होंने बोला हम 2-4 लाख रुपए लगा देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अ कंपनी। ऑल ऑफ दे टुगेदर स्टार्टेड द कंपनी और आज भी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स इन्हीं के पास पड़े हुए हैं। आज ये कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन अब ये लोग उस शेयर को बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। क्या ये लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेच सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों सर? अरे इतनी सारी पब्लिक है, शेयर्स लिस्टेड भी है, तो बेच देते ना। वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रमोटर्स के पास कंपनी के 2, 4, 10, 15 या 20 शेयर नहीं है, कंपनी के करोड़ों शेयर्स है। अगर ये लोग बहुत सारे शेयर्स एक साथ स्टॉक एक्सचेंज पर बेच देंगे तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में क्रैश आ जाएगा। ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई कंपनी और ना ही कोई कंपनी के प्रमोटर्स ऐसा चाहेंगे कि उनके शेयर प्राइस अचानक से इतने गिर जाए। इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ये शेयर्स को बेचने के लिए एक ऑफर फॉर सेल अनाउंस करती है। ये ऑफर फॉर सेल में आपको पहले से बता दिया जाता है कि ये कंपनी के प्रमोटर हैं, ये लोग अपने इतने इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं और ये प्राइस पर बेचना चाहते हैं, क्या आप खरीदना चाहोगे?
डेफिनेटली ये प्राइस मार्केट में चल रहे प्राइस से कम ही होता है, वरना कौन ही इसके शेयर्स खरीदेगा। लेट्स से मुकेश अंबानी अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का मेजॉरिटी स्टेक अवेलेबल है, इतने सारे शेयर एक साथ तो नहीं बेचे जा सकते, बट अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर के 5 to 10% शेयर्स भी बेच दिए ना, तो भी वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और इतने सारे शेयर्स जब एक साथ मार्केट में बिकेंगे तो रिलायंस के शेयर प्राइस क्रैश हो जाएंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे, अगर उन्हें रिलायंस के कुछ शेयर्स बेचने हैं तो वो ऑफर फॉर सेल अनाउंस करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन इन ऑफर फॉर सेल? यहाँ लेट्स से ये शेयर की मार्केट प्राइस 2500 रुपए चल रही है, दैट्स 2500। मुकेश अंबानी जी अपने शेयर्स को ऑफर फॉर सेल में 2400 रुपए में देंगे। अब क्योंकि यहाँ शेयर्स 100 रुपीज कम में मिल रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये खरीदने आएंगे और ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए कंपनी के प्रमोटर्स जब भी अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, बड़ा स्टेक, तब वो ऑफर फॉर सेल अनाउंस करते हैं। अब जो लोग मार्केट में 2400 में रिलायंस के शेयर खरीद लेंगे थ्रू दैट ऑफर फॉर सेल, उसको अगले ही दिन 2500 में बेच देंगे, मेकिंग 100 रुपीज इन अ डे। सो इस तरीके से ऑफर फॉर सेल में कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर देती है और पब्लिक ये पैसा उस प्रमोटर को दे देती है। ये शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हो और इससे पैसे कमा सकते हैं। इंडोटेक नाम की एक कंपनी है जिसने अगस्त 2021 में अपनी ऑफर फॉर सेल अनाउंस की थी। ये ऑफर फॉर सेल जो है वो 30 अगस्त 2021 को ओपन हुई थी। यहाँ सिर्फ एक ही दिन होता है, यहाँ आईपीओ या एफपीओ के जैसे 3, 5 या 10 दिन नहीं होते हैं। देयर इज ओनली 1 डे टू अप्लाई फॉर ओएफएस। ये ओएफएस में जिसको भी पैसे लगाना है वो 30 अगस्त 2021 को पैसे लगा सकता था। ओएफएस में ये प्राइस बैंड नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ लोअर प्राइस होता है। फ्लोर प्राइस 140 रुपए पर शेयर, जिसको 140 पे चाहिए वो 140 पे बिड करेगा, जिसको इससे ऊपर चाहिए वो ऊपर के प्राइस पे भी बिड कर सकता है। इसमें कोई हायर लिमिट नहीं होती है, लेकिन पब्लिक इतनी तो स्मार्ट है कि मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके ऊपर कोई बिड नहीं करेगा। लॉट साइज 1 शेयर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा था आईपीओ और एफपीओ में एक लॉट साइज होती थी, जिससे हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12 से 15,000 के बीच में होती थी, विच इज एज पर सेबी रूल। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 2 शेयर भी खरीद सकते हो, 10 शेयर भी खरीद सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। यहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 140 रुपए है, आप चाहो तो इससे ज्यादा शेयर्स भी खरीद सकते थे। नाउ अज्यूमिंग दैट ये इन्वेस्टर को ये कंपनी के ओएफएस में इंटरेस्ट है, इसको लगता है यार ये बहुत अच्छा है क्योंकि मार्केट में इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा चल रहा है। इसने इस कंपनी के ओएफएस में अप्लाई किया और जैसा कि हमेशा होता है कंपनी ने इसको शेयर्स अलॉट कर दिया। नाउ ड्यू टू अलॉटमेंट ही इज वेरी हैप्पी कि वाओ मेरे को ये कंपनी के शेयर्स मिल गए, लेकिन ये दूसरे ही दिन उन शेयर्स को बेचने वाला था। 31 अगस्त को ये शेयर्स की लिस्टिंग थी, क्योंकि यहाँ पर 10-15 दिन नहीं लगते हैं। ऑफर फॉर सेल में एक ही दिन में अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाती है, दूसरे ही दिन आप उसको बेच सकते हो। और गेस व्हाट, दूसरे दिन उस शेयर का ट्रेडिंग प्राइस 171 रुपीज चल रहा था। यानी अगर आपने 140 में वो शेयर खरीदा है, दूसरे ही दिन 170 में बेच दिया। 30 रुपीज जस्ट इन अ डे। दोस्तों ये कम नहीं है, इट इज एज गुड एज 20% इन अ डे। कौन सी बैंक आपको एक दिन में 10% भी दे सकती है? कोई नहीं। पूरा साल पैसा रखोगे ना दोस्तों, तब जाके हार्डली 5 to 6% मिलता है। यहाँ एक दिन में 20%। अगर किसी ने यहाँ 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो एक ही दिन में 20,000 रुपए कमा सकता था, यस और नो। बट ये सब के लिए नॉलेज जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कब कौन सी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कब कौन सी कंपनी का एफपीओ आ रहा है, कब कौन सी कंपनी का ऑफर फॉर सेल आ रहा है, कौन से आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, किस में नहीं लगाने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां आपको टाइम टू टाइम आने वाले आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी कि कौन से आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, कौन से आईपीओ में पैसे नहीं लगाने चाहिए और कौन से आईपीओ में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी मार्केट से कौन से 3 अलग अलग तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं।
लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करोगे वैसे वैसे आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है वो शायद कोई सेशन भी नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करें ताकि आप थोड़े थोड़े से भी सीखना शुरू कर सकें। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे सेकेंडरी मार्केट से आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। अभी तक हमने ये देखा कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए 15,000 रुपये चाहिए, एफपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए 15,000 रुपये चाहिए, लेकिन मैं आपको अब सेकेंडरी मार्केट सिखाने वाला हूँ जहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपको 10-15,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। इवन यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज एज वेल। आजकल 100 रुपये में भी आप अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। लाइक एग्जांपल, टाटा स्टील 120 रुपये का शेयर है। आप इतनी बड़ी कंपनी के शेयर्स भी इतने कम प्राइजेस में खरीद सकते हो सकता है आपने ऐसी 2-4 अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर्स आज खरीद लिए जो कि आने वाले समय में 400, 500, 1000 या 2000 हो गए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स में हम ट्रेड करते हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट, भारती, एयरटेल जैसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है और आप जो चाहो वो शेयर्स को खरीद सकते हो। सेकेंडरी मार्केट से पैसे कमाने के मेनली 2 तरीके होते हैं। पहला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये है आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को होल्ड नहीं करना चाहते। आप आज शेयर खरीदते हो ताकि कुछ समय में इसके प्राइसेस बढ़ जाए और आप बेच के पैसे कमा लो। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये रिलायंस के शेयर प्राइस का एक ग्राफ है और यहाँ पर जहाँ शेयर प्राइस 1500 रुपये चल रहे हैं वहाँ मुझे लगा था कि भाव ऊपर जा सकता है। मुझे लगा कि रिलायंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और यहाँ से आने वाले 2-3 महीनों में ये शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली रिलायंस के शेयर्स खरीद लूँगा, अज्यूमिंग दैट मैंने 1500 रुपये में ये शेयर सच में खरीद लिए। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद ये शेयर का भाव सच में बढ़ गया और भाव 2,500 रुपये तक पहुंच गया। What I can do is, मैंने 1500 रुपये में खरीदा हुआ शेयर मैं सिर्फ 2 ही महीने में 2,500 में बेच दूंगा, जिससे मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब बहुत सिंपल है, जहां आप कम प्राइस में शेयर खरीदते हो और कुछ ही समय में जब भाव बढ़ जाता है उसे बेच देते हो। अब आप सोचोगे सर लेकिन 1500 रुपये का शेयर तो बहुत महंगा है। वेल, क्योंकि ये रिलायंस का शेयर है। आप चाहो तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनके शेयर्स खरीद सकते हो, बहुत सस्ते भी होते हैं। कुछ शेयर 150 रुपये के मिलेंगे, कुछ शेयर 400 रुपये के मिलेंगे एंड सो ऑन। अब बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट, दैट इज इन्वेस्टिंग। देखो, ट्रेडिंग में आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है। आपको मार्केट की न्यूज़, मार्केट की परफॉर्मेंस, मार्केट का बिहेवियर, ये सब कुछ समझना पड़ता है। कब शेयर को खरीदना है, कब उस शेयर को बेचना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन इन्वेस्टिंग व्हाट वी डू इज, इन्वेस्टिंग में हम अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद कर भूल जाते हैं। मतलब यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 महीनों में ही इसको बेच देंगे। नो, यहाँ हम उस शेयर को 2 साल, 10 साल या शायद 20-25 साल के लिए भी रख देंगे, जिससे वो 10-15 रुपये वाला शेयर या 100-150 रुपये वाला शेयर आने वाले समय में हज़ारों रुपये का हो जाएगा। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, ये है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। अगर आप स्टॉक मार्केट को जानते हो तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। इंडिया के बिग बुल। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले इंसान है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। अगर आप देखोगे तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत 1985 में की थी, जहां उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू की थी। कुछ समय पहले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की डेथ हो गई थी ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस, बट जब उनकी नेटवर्थ को काउंट किया गया तो पता चला कि 5,000 रुपये से शुरू कर उन्होंने 46,000 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ क्रिएट की थी। अब आपको ये सब मजाक लगेगा, आपको लगेगा नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, कैसे कोई 5,000 रुपये को 46,000 करोड़ रुपीस बना सकता है, और वो भी सिर्फ 30-40 सालों में। वेल, ये पावर है स्टॉक मार्केट का, ये पावर है कंपाउंडिंग का, जहां कंपाउंडिंग ने ये स्टॉक प्राइस को बढ़ने में इतनी हेल्प की है कि वो पैसे इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। आइए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये एशियन पेंट का शेयर प्राइस है।
इफ यू कैन सी दिस, यहां पर यह शेयर प्राइस 10 रुपए के आसपास चल रहा था और यहां पर वो शेयर प्राइस करीब 3,000 रुपए तक पहुंच चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 26,000% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने भी ऐसे अच्छे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करके रख दिया तो आज से 15-20 सालों बाद, आज से 25-30 साल बाद आप भी इतने ही पैसे कमा सकते हो। अगर 1999 में किसी ने एशियन पेंट्स में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते ना दोस्तों, तो आज वो करीब 32 लाख रुपए हो सकते थे। आइए एक और एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये है बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस। 2008-2009 में ये शेयर प्राइस करीब 7 रुपए चल रहा था और आज करीब 7,500 रुपए। या इन्वेस्टर को इसने करीब 1,28,000% का रिटर्न दिया है, विच इज आउटस्टैंडिंग। अगर 2008 में किसी ने इस कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते ना दोस्त, तो आज वो 1 करोड़ रुपए होते। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आज आपकी एज शायद 18-20 साल होगी या शायद 22 साल होगी, यही वो सही समय है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का। आप ये मत सोचो कि मेरे 100 या 200 रुपए से क्या होगा। यही 100 रुपए, यही 1000 रुपए आने वाले समय में लाखों और करोड़ों रुपए बन सकते हैं और इसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें इंडिया के लीडिंग स्टॉक ब्रोकर एंजल वन के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। इससे आपकी केवाईसी कंप्लीट होते ही एक ही दिन में आपका फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह हमारा दूसरा सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और आने वाले सेशन में मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। इन माई थर्ड सेशन आई एम गोइंग टू कवर हाउ टू बाय द शेयर, हाउ टू सेल द शेयर एंड हाउ टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। सो गेट रेडी फॉर दिस। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आप ही की तरह फाइनेंशियली लिटरेट हो पाए और स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसे कमा पाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।